नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से ख्याल रखिए, 9 महीने हो गए किसान आंदोलन पर है, सरकार सुन नहीं रही है। अब तक 600 के ऊपर किसान मर चुके हैं। बड़ी दुखद स्थिति है। कौन है जिम्मेदार इन चीज़ों का, और किसान इस स्थिति में पहुंचा कैसे? तो इसको चरण के हिसाब से, जिसको फेज कहते हैं, उसके हिसाब से चलें आप। एक बीच में विषयांतर कर दूँ। एक दिन बड़ी खूबसूरत बात, और ये कांग्रेस को चाहिए कि इसका वाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए उसको। धवन साहब के यहाँ हम बैठे हुए थे, और धवन साहब को आप जानते हैं कि धवन साहब इंदिरा गांधी जी के सचिव रहे हैं, बड़े बड़े फैसलों के चश्मदीद गवाह रहे। यूँ ही एक सवाल चला तो हमने पूछा यूँ ही कि ये जो रिवॉल्यूशन है, हरित क्रांति, इसने फ़ायदा किया है कि नुकसान किया है? इसने दोनों किया है। ये कैसे, इस पर हम बाद में आते हैं। पहले एक सिंपल सा छोटा सा उदाहरण देख लीजिए कि आज जो लोग विकास की बात करते हैं वो कहते हैं कि बिजली और सड़क, ये दो साधन हैं तरक्की के लिए। सवाल यह है कि इसका अगर हम इस्तेमाल सही नहीं कर पाते तो ये हमारे विनाश का भी कारण बनता है। इस पे अलग से एक चर्चा होगी, लेकिन पहले खेती पर आ जाइए। खेती को क्या दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन ने? इसको समझने के लिए आप कभी मौका मिले, और मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ जो घूम रहे हैं, जिनके पास एक विजन है, जिनके पास सोच है, कैमरा है, वो पांडिचेरी चले जाए। और पांडिचेरी से ज़्यादा फैसले पर नहीं, आधे घंटे पौन घंटे के रास्ते पर इसके जनक स्वामीनाथन साहब, MS स्वामीनाथन, जो इसके जनक हैं कृषि के, हरित क्रांति के, वो उनकी जीवन पद्धति आप देखें। उस आदमी को देख करके लगता है कि ये आदमी अब प्रायश्चित कर रहा है। कोई भी जिन चीज़ों को उन्होंने किसानों को सिखाया, वरदान समझ करके दिया, आज उसी के खिलाफ वो आदमी बैठ करके उसको बाकायदे कार्य रूप में पालित कर रहा है। वो खेती पर प्रयोग कर रहे हैं आज भी। वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करते, बीज बाहर से नहीं लेते, सब कुछ अपना जो कुछ उनके पास है सब उसी से काम चला रहे हैं। एक फ्रेंच राइटर और दार्शनिक है, जिसको बाद में बहक करके अभी वो कुछ और बोल गए थे, उनका नाम है गाय शर्मन। गाय शर्मन भी उस समय पहुंचे हुए थे जिस समय मैं पांडिचेरी में था। तो और जब ये कर रहे थे ये गाय शर्मन, तो उनके भी दिमाग में आया। हम लोग बैठ करके एक रेस्टोरेंट में बात कर रहे थे कि जो सिखाया इन्होंने, जिन रास्ते पर किसान को पहुंचाया, तो किसान उसके पहले किस रास्ते पर था, वो जानने के लिए हमको ज़्यादा दूर नहीं जाने की ज़रूरत है। 65 में आया है, ये हरित क्रांति आई है, एग्जीक्यूट होने में 2-1 साल लगा है। इस उम्र के लोग अभी जिंदा होंगे, उन लोगों से पूछिए। किसान कतई गुलाम नहीं था, चाहे हुकूमत में कोई भी बैठा हो, मुग़ल बैठे हों, राजपूत बैठे हों, अंग्रेज़ बैठे हुए हों, लेकिन ये इसके चेहरे पर रत्ती भर सिकन नहीं थी। सरकार किसी की भी हो, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आज़ाद रहा है, जिसको किसान बोलते हैं। ये न बैंक से कर्ज ले रहा था, न तो ये पैसे के पीछे दौड़ रहा था, सामान्य रूप से अपनी ज़िंदगी चला रहा था। और जहाँ गरीबी थी, ये थी गरीबी और गुर्बत थी, उसके लिए भी वो इस तरह से नहीं त्रस्त था कि आत्महत्या तक पहुँच जाए। लेकिन आज हम पहुँचे हैं। तो हमने पूछा धवन साहब से कि ये जो स्थिति थी, जब हमने उनके किसानों के लिए यंत्र देना शुरू किया, नए नए यंत्र आने शुरू हुए, बैंकों के दरवाजे खुल गए कि भाई आप इनको कर्ज दीजिए,
और कर्ज के लिए दिया ही नहीं गया, मांगा नहीं किसान ने शुरुआत में, उसको ज़बरदस्ती समझाया गया कि भाई ये खेती करो, अच्छा करो, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। खैर बहरहाल तो किसान उस रास्ते पर गया। अब देखिए कि किसान किस रास्ते पर, तो हमने पूछा धवन साहब से कि इस पर क्या सोच विचार नहीं होते, तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बताई कि ये सवाल सबसे पहले कृषि मंत्री, तत्कालीन कृषि मंत्री बाबू जगजीवन राम लेकर के आए थे श्रीमती गांधी के पास कि ये आइडिया तो अच्छा है हरित क्रांति का, लेकिन क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा किसान गुलाम बन जाए, जिस तरह से उसके ऊपर चीज़ें आ रही हैं, यंत्र के लिए, बैंकों से कर्ज लेने के लिए, उसके लिए पानी का इंतज़ाम करने के लिए। अब तक उसके सारे स्रोत उसके थे, लेकिन अब वो जो जिस तरह से उसके ऊपर ये सारे स्रोत बाहर से रखे जा रहे हैं, क्या ये गुलाम तो नहीं होगा? फिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वामीनाथन साहब को बुलाया और उस पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी। किसान अजगरी मुद्रा में, ये कांग्रेस अजगरी मुद्रा में रहती है, इसको चाहिए था कि वो पेपर पब्लिश करते। बड़े खूबसूरत पेपर है। ऑब्जेक्शन इन लोगों ने कि बड़े कमाल के हैं। श्रीमती गांधी ने डाउट किया, जगजीवन बाबू ने डाउट किया, और उस पर कुछ हद तक स्वामीनाथन ने भी कहा कि संभव है, लेकिन उस संभव को छोटा करके बताया कि बोला कि हमारी मुख्य ज़रूरत इसमें है अन्न की पूर्ति हम किसी तरह से कर लें। इसके पहले देखिए किसान, जो मैं बार बार कहता हूँ, किसान को खाद की ज़रूरत नहीं होती थी। किसान को खाद की ज़रूरत इसलिए नहीं होती थी कि उसके पास खुद खाद थी। किसान के पास खुद खाद का स्रोत था, इसलिए कि उसके पास जानवर थे। जानवर को सबसे पहले हटाया गया और रिप्लेस किया गया, उसकी जगह पर मशीन आ गई, ट्रैक्टर आ गए, बैल खत्म हो गए। बैलों के अब आप कहीं पूरे हिंदुस्तान में घुमाइए तो मुश्किल से 2-1 चीज़ें मिलेंगी, और उसके साथ साथ उसका कल्चर भी ख़त्म हो गया। इतना ही नहीं, शब्द संपदा भी खत्म हो गई। अगर आज राजनाथ सिंह एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, काशी विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर के एक लड़का, बड़ा मज़ेदार, ये BHU के लोग थोड़ा सा होते भी हैं, तो ये कॉल सेंटर इन्होंने खोला था कृषि पर कि आपके कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछिए। तो लड़के ने पूछा कि जुए का निर्माण अब कैसे होगा, जुआ कहाँ मिलता है? तो जो कॉल सेंटर पर बैठा हुआ लड़का था वो जुए को समझता था, वही जो प्रचलित जुआ होता है। उसको ये नहीं मालूम था कि 2 बैलों को जोड़ने के लिए जिस काठ के यंत्र का इस्तेमाल होता आया था उसको भी जुआ कहते हैं। तो ये जो हमारी चीज़ें रही बदलाव की, वो उसमें बड़ा नुकसान कर दिया। तो इनके पास खाद थी, जानवर था, इनके पास अपने बीज थे। बीज ये कहीं रखने के लिए नहीं जाता था, इसके अपने खुद छोटे छोटे सारे बीज एक साथ रखे जाते थे। इतना नहीं, ये किसान, हर कोई किसान एक खेती नहीं करता था जैसा कि आजकल हो रहा है। आजकल जिसमें मुनाफा है उसमें एक पैदावार कर लिए, बाकी चीज़ें मार्केट से खरीद रहे हैं। तब ये नहीं था। हर किसान के घर में मक्का भी हो रहा था, दाल की फसल हो रही थी, उड़द हो रही थी, मूंग हो रही थी, जौ था, गेहूं था, सब चना थी, सब कुछ मटर था, सारे अन्न पैदा कर रहा था और उसको कहीं बाहर हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। लेकिन आज वो चीज़ ख़त्म हुई। अब इन चीज़ों को लेकर के हम जिस रास्ते पर चले, हम अन्न के मामले में मजबूत हुए निश्चित रूप से, लेकिन गुलामी उसकी ज़्यादा हमने ले लिया। नतीजा यह हुआ कि हमारा, जिसको बोलते हैं जनशक्ति कमज़ोर हुई, उसकी वजह थी कि हमारे पास जानवर जितने थे वो अब हमारे पास नहीं रह गए। बनी रहे ये सरकार, और भी ज़्यादा नया कानून ले आकर के धर्म वगैरह जोड़ घटा करके आज किसानों की खेती को बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी किसान ऐसा नहीं है, कहीं भी आप जाएं, चाहे द्वाबा देख लें, चाहे उधर साउथ देख लें, कहीं भी देख लें, पूरे हिंदुस्तान में मोटे अन्न की खेती बंद हो गई। अब मोटे अन्न की जब खेती बंद होगी तो पानी की डिमांड बढ़ेगी, पानी का जल स्तर नीचे जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि इन मुद्दों पर ले करके, और विश्वविद्यालय को आप थोड़ा सा, विश्वविद्यालयों को, उनके विभाग के लोगों को थोड़ा सा तायद करें कि साहब आप इस मुद्दे पर थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें, और ये रिसर्च वर्क थोड़ा सा ओरिजिनल होना चाहिए। लोगों को पता चले कि किसानों को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और जब ये रास्ता निकलेगा तब जा कर के किसानों की स्थिति सुधरेगी। और किसान को जिस जगह पर इस सरकार ने पहुंचा दिया है, अब बताइए साहब, अदानी साहब हिमाचल के किसानों का सेब का भाव तय कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 16 रुपये अब कम मिलेगा आपको, इसलिए कि आपका सेब ठीक नहीं है। ये ठेकेदारी, और इसी को लेकर के किसान 9 महीने से बैठा हुआ है। इन तमाम सारे सवालों को उठाइए, उन पर बात करिए, और उनको मैं जानबूझ करके बहुत
भागता हुआ आज बयान दे रहा हूँ कि कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, लेकिन उनके सवालों को एक एक करके आप उनके सवालों को खोज करके आप उस पर ज़बरदस्त एक बहस चलाइए और लोगों को समझाइए कि क्या हो सकता है। विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, उसी में एक लाइन और जोड़ देता हूँ कि अमर्त्य सेन जी ने, जिस पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला, उनका सीधा कहना है कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी पूंजी है, हमारे मुल्क नहीं सारी दुनिया की जो सबसे बड़ी पूंजी है, न तो वो करेंसी है, न तो वो सोना है, वो पूंजी है ज़मीन और जानवर। और हिंदुस्तान में दो के दोनों ही बुरी तरह से उलझे हुए हैं, दोनों तरह से फंसे हुए हैं। गडकरी साहब जितनी ज़मीन ले रहे हैं पिछले 5 साल में, इतनी ज़मीन इसके पहले कभी गई नहीं थी। आज किसान खुश है, चलो उसको महंगे पैसे पर ज़मीन जा रही है, वो बेवकूफ़ी में सोच रहा है, उसको नहीं मालूम है कि ये ज़मीन की कीमत कल कितनी होने जा रही है, जब उस पर वो चल नहीं पाएगा और उस रास्ते से बेदखल कर दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इन तमाम सारे सवालों पर आप चलें, उठें, बात करें। धन्यवाद।